नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 हिंदी की कृतिका पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 माता का अंचल पाठ का सार और उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो माता का अंचल नामक पाठ में लेखक माता पिता के स्नेह और शरारतों से भरे अपने बचपन को याद करता है। उसका नाम तारकेश्वर था। पिता अपने साथ ही उसे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। वे पूजा के समय उसे अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते और खुश कर देते। लेखक आईने में बड़े बड़े बालों के साथ अपना तिलक लगा चेहरा देखता तो पिता मुस्कुराने लगते, तो वह शर्मा जाता। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे। राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालते हुए लौटते हुए उस रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झुलाते थे। आकर अपने साथ वे खाना खिलाते तो माँ को कोर जो है छोटे लगते। कोर का मतलब रोटी के जो टुकड़े थे वो माँ को छोटे लगते थे कि आप छोटे छोटे बच्चे को खिला रहे हो। वे पक्षियों के नाम के निवाले कोर बनाकर जब उनका डर बताती माँ, तो वह उन्हें उड़ने से पहले ही खा लेता। खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उसे झटपट पकड़ लेती थी और रोने के बाद भी बालों में तेल डालकर कंघी कर देती। कुर्ता टोपी पहनाकर चोटी में फूलदार लट्टू लगा देती थी। बुरी नज़र से बचाने के लिए काजल की बिंदी लगाती और पिता के पास छोड़ देती थी। वहाँ खड़े अपने मित्रों को देख वह रोना भी भूल जाता था और खेलने लग जाता था। पिताजी उसको खूब लाड करते। वे कभी उसके हाथों को चूमते, कभी दाढ़ी मूछ रगड़ते गड़ाते, कुश्ती खेलते। बार बार हाथ घर के सामने ही खेले जाने वाले मिठाई की दुकान के खेल में 2-4 गोरखपुरिये पैसे देकर शामिल हो जाते। घरौंदे के खेल में वालों की पंक्ति में आखिरी में चुपके से बैठ जाते। मतलब जो बच्चे भोज का खेल खेलते थे, प्रतिभोज का, तो उसमें आखिरी पंक्ति में चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाना खाने से पहले ही उठा दिया जाता तो वे पूछते कि भोजन कब मिलेगा भोलानाथ। लेखक का इसमें बचपन में जो नाम था वो भोलानाथ था। लेखक का वास्तविक नाम तारकेश्वर था। बारात के खेल में जब दुल्हन की विदाई होती तो चूहेदानी की पालकी में पिता दुल्हन के मुख को कपड़ा हटाकर देखते और बच्चों को हंसाते। खेती के खेल में फसल आने पर पूछते कि खेती कैसी रही। लेखक मित्रों के साथ आसपास के छोटे सामान को जुटाकर इतनी रुचि से खेलता कि उन खेलों को देखकर सभी खुश हो जाते। तिवारी के नाम के जान पहचान वाले एक बूढ़े व्यक्ति का मजाक उड़ाना और आंधी आने पर लोकगीत गाना लेखक का उसके मित्रों की आदत बन गई थी। एक बार तिवारी का मजाक उड़ाने पर अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। मूसन तिवारी नाम का व्यक्ति था। ये वैद्य व्यक्ति था, इसका मजाक उड़ाते थे। पिता ने बचाव कर उसे सांत्वना दी। पिता द्वारा घर ले आते समय मित्रों के मिलने पर वह सब कुछ भूल गया और खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। चिड़िया के उड़ जाने पर जब एक टीले पर आगे बढ़कर बिल में उसने आसपास का भरा पानी डाला तो उसमें से एक सांप निकल आया। डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते हुए लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुंचा तो सामने पिता को बैठे देखा। पिता के साथ सदा अधिक समय बिताने के बाद भी उसे जाकर माँ से चिपकने में सुरक्षा महसूस हुई। माँ ने घबराते हुए भी अंचल से उसके दूल साहब की हल्दी लगाई। लेखक को तब माँ की ममता पिता के प्रेम से बढ़कर लगी। तो इस पाठ में माँ की ममता का महत्व बताया गया है। लेखक पूरे दिन भर पिताजी के पास रहता था, परंतु फिर भी उसे सुरक्षा माता के अंचल में ही महसूस होती थी। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देख। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? बच्चे को हृदय स्पर्शी स्नेह की पहचान होती है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता होती है। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब विपदा आई तो उसे शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में ही जाकर मिली। वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। आपको पूरा पाठ की जो कहानी है वो दिमाग में रखनी है और प्रश्न उत्तर का जो आंसर है वो आपको मन से लिखना है, लेकिन पाठ के आधार पर लिखना है। ऐसा नहीं कि आप मन से लिखने के चक्कर में पाठ का जो मूल तथ्य है उससे भटक जाएं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था? सिसकने का मतलब जब बच्चे रोते हैं तो काफ़ी देर तक सांस उनकी ऊंची नीचे होती रहती है, इसको बोलते हैं सिसकना। तो बच्चों की मनोवृत्ति होती है कि जब वो अपने साथ के हम उम्र के बच्चों को देखते हैं तो उनके साथ खेलने लग जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। भोलानाथ भी बच्चों की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उसे अपने मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। वे उसके हर खेल में हुड़दंग के साथ हैं। अपने मित्रों को मजा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेलने का मजा उठाने लगता है। उसी मग्नावस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब खेलते खेलते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तुकबंदी का मतलब कुछ भी कहानी वगैरह या कुछ भी ऐसे लाइनें बोलते हैं, अटकन बटकन दही चटाके बन फूल बंगाले, या और भी आपको कुछ याद है लिख सकते हैं, कड़बकड़ बम्बे 80-90 पूरे 100। ठीक है। इस प्रकार से कुछ भी एक तुकबंदी आपको याद रख लेनी है। ठीक है। अगर प्रश्न आता है तो आप लिख सकते हैं अपने मन से।
प्रश्न नंबर 4, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। इसमें इस प्रश्न के द्वारा लेखक अंतर करना चाहता है कि जो पुरानी संस्कृति है और जो आज की संस्कृति है उसमें खेलों में कितना अंतर आ गया है। तो भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों की पत्तियां, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं थी जिनसे वे खेलते हुए खुश होते। आज जमाना बदल चुका है। आज माता पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। वे बच्चों को बेफिक्र अनुमति नहीं देते। हमारे खेलने के लिए आज क्रिकेट का सामान, भिन्न भिन्न तरह के वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो इनकी तुलना में बहुत अलग है। भोलानाथ जैसे बच्चों की वस्तुएं सुलभता से व बिना मूल्य खर्च की ही प्राप्त हो जाती है, परंतु आज खेल सामग्री स्वनिर्मित न होकर बाजार से खरीदनी पड़ती है। आज के युग में खेलने की समय सीमा भी तय कर ली जाती है, अतः आज खेल में स्वच्छंदता नहीं होती। मतलब बच्चे स्वतंत्र होकर के नहीं खेल सकते, उनको माता पिता के निगरानी में उनको खेलना पड़ता है। वो पहले बच्चे स्वच्छंद होकर खेलते थे। पास में कुछ टूटा फूटा डब्बा मिल गया या कोई कंकर, रेत, पत्थर, उसको अपना खिलौना बना करके वो खेल लिया करते थे। तो खेलों में स्वच्छंदता थी, परंतु आज के युग में ऐसा नहीं है, सब बनावटी खेल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन करिए जो आपके दिल को छू गए हैं। तो ये भी आप अगर आपको पूरे पाठ की समरी याद हो तो अपने मन से लिख सकते हैं कि पाठ में ऐसे कौन कौन सी चीज़ों का वर्णन हुआ है जो आपको अच्छे लगे हैं। देखो, रामायण पाठ कर रहे अपने पिता के पास बैठे हुए भोलानाथ का आईने में अपनेपन का देखकर, अपने आप को देखकर खुश होना, और जब उसके पिताजी उसे देखते हैं तो वो शर्मा के आईना नीचे रख देता है। ठीक है, ये अच्छी बड़ी प्यारी लगती है हमें। बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना, पछाड़ खाकर गिरना, बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना, पिता का प्रसन्न होना आदि बड़े ही आनंदमयी प्रसंग है। बच्चे द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए समधी का बकरे पर सवार होना, दुल्हन को लिवा लाना व पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना। बच्चों के खेल में एक और जहां समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है तो दूसरी ओर उनकी नाटकीयता, स्वांग व उनका बचपन। कहानी के अंत में भोलानाथ माँ के आंचल में छिपना, सिसकना, माँ की चिंता, हल्दी लगाना, बाबूजी को बुलाने पर भी माँ की गोद न छोड़ना एक मर्म स्पर्शी दृश्य उपस्थित करता है, अनायास माँ की याद दिला देता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रसंग याद है तो आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप रटें इसको। ठीक है, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की जो संस्कृति है वो किस तरह से परिवर्तित दिखाई देती है। गाँव में हरे भरे खेतों के बीच वृक्षों के झुरमुट और ठंडी छांव से घिरा कच्ची मिट्टी एवं छान का घर हुआ करता था। आज ज़्यादातर गाँव में पक्के मकान ही देखने को मिलते हैं। पहले गाँव में भरे पूरे परिवार होते थे, आज एकल संस्कृति जन्म ले रही, मतलब गाँव में संयुक्त परिवार रहते थे और आज सब अलग अलग हो गए। अब गाँव में भी विज्ञान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जैसे लालटेन के स्थान पर बिजली, बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग, घरेलू खाद के स्थान पर बाजार में उपलब्ध कृत्रिम खाद का प्रयोग तथा विदेशी दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। पहले की तुलना में अब किसानों की संख्या घट रही है। पहले गांव में लोग बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे, आज बनावटीपन देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। तो अगर पाठ आपने अच्छे से पढ़ा है, जरूर आपको माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा, अपने बचपन की जो बातें वो याद आ रही है। उत्तर लिखेंगे, मुझे भी मेरे बचपन की घटना याद आ रही है। मैं आंगन में खेल रहा था, कुछ बच्चे पत्थर फेंक कर पेड़ पर फंसी पतंग निकालने का प्रयास कर रहे थे। अचानक एक पत्थर मेरी आंख पर लगा, मैं जोरों से रोने लगा। मुझे पीड़ा से रोता हुआ देख मेरी माँ भी रोने लगी और माँ और पिता जी मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जब कहा कि डरने की बात नहीं है, तब दोनों की जान में जाना है। तो जरूरी नहीं है, आप अपने मन से कुछ भी बना करके लिख सकते हैं जो आपके जीवन में हुआ हो, या नहीं भी हुआ हो तो भी आप कुछ बना करके लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य प्रकट हुआ उसे अपने शब्दों में लिखिए। माता का अंचल में माता पिता के वात्सल्य का बहुत सरस और मनमोहक वर्णन हुआ है। इसमें लेखक ने अपने शैशव काल का वर्णन किया है। शैशव काल का मतलब जब बच्चों की शिशुअवस्था होती है, शिशु होता है, उसको बोलते हैं शैशव काल। भोलानाथ के पिता ने दिन का आरंभ ही भोलानाथ के साथ शुरू होता है। उसे नहलाकर पूजा पाठ कराना, उसको अपने साथ घुमान ले जाना, उसके साथ खेलना, उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना आदि उनके स्नेह व प्रेम को व्यक्त करता है। भोलानाथ की माता का वात्सल्य व ममत्व से भरी हुई है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित है। दूसरी ओर उसको लहूलुहान व भय से कांपता देखकर माँ स्वयं भी रोने लगती है। अपने पुत्र के ऐसे दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। माँ का ममतालु मन इतना भावुक है कि वह बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती है। उसकी ममता पाठक को बहुत प्रभावित करती है। तो इस पूरे पाठ में आपको माँ के स्नेह के बारे में ही लिखना है। माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। लेखक ने इस कहानी में आरंभ में दिखाया कि भोलानाथ का ज़्यादा से ज़्यादा समय पिता के साथ बीतता है। कहानी का शीर्षक पहले तो पाठक को कुछ अटपटा सा लगता है, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है बात समझ में आने लगती है कि इस कहानी
में माँ के अंचल की सार्थकता समझाने का प्रयास किया गया है। क्योंकि हम जब पाठ पढ़ेंगे तो हमें शुरू में ऐसा लगेगा कि माँ के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, सब जगह पिता 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 के बारे में ही। क्योंकि बच्चा जब सुबह उठता है भोलानाथ पिता के साथ साथ में सोता है, पिता के साथ में उठता है, पिता के साथ में खेलता है, पिता के साथ में नहाता है, पिता के साथ में पूजा करता है, पिता के साथ में खेलने जाता है, हंसी टिटोली पिता के साथ में करता है, सब कुछ पिता का वर्णन है। तो इसलिए हमें कुछ शुरू में ऐसा लग सकता है कि भाई माँ का तो इसमें कहीं जिक्र नहीं हुआ है। लेकिन जब कहानी पढ़ेंगे आप, इसके कहानी के अंतिम चरण में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब लेखक लहूलुहान स्थिति में घर पे आता है तब उसको माता के आंचल में सुरक्षा महसूस होती है और पिता के पास नहीं जाता। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्यार मिला। उसका दिन पिता की छत्र छाया में शुरू होता। पिता उसकी हर क्रीड़ा में सदैव साथ रहते, विपदा होने पर उसकी रक्षा करते। परंतु जब वह सांप से डरकर माँ की गोद में आता है और माँ की जो प्रतिक्रिया होती है वैसी प्रतिक्रिया है, उसकी तड़प एक पिता में नहीं हो सकती। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है, उसके आंसू से खिन्न है, अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपने सुध बुध खो देती है। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त करे। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। उसके बाद तो बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि पाठ का शीर्षक माता का अंचल क्यों उचित है। पूरे पाठ में माँ की ममता ही प्रधान दिखती है, इसलिए कहा जा सकता है कि पाठ का शीर्षक सर्वथा उचित है। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है कि माँ की ममता। ठीक है, और भी आप अपने मन से जो भी शीर्षक आपको अच्छा लग रहा है वो लिख सकते हैं। ठीक है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने के कई तरीके हो सकते हैं। माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। माता पिता को कहानी सुनाने, कहीं घुमाने ले जाने की या अपने साथ खेलने को कहकर, माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेलकर, माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर, वे अपने माता पिता से रोध होकर या जिद करके कुछ मांगते हैं और मिल जाने पर उनको विभिन्न तरह से प्यार करते हैं। माता पिता के साथ रहकर वो उसे अपना प्यार व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है। प्रस्तुत पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है उसकी पृष्ठभूमि पूर्णतया ग्रामीण जीवन पर आधारित है। प्रस्तुत कहानी 30 के दशक की है। तत्कालीन समय बच्चों के पास खेलने कूदने का अधिक समय हुआ करता था। उन पर पढ़ाई करने का दबाव अब जितना है उतना नहीं हुआ करता था। ठीक है, ये अलग बात है कि उस समय उनके पास खेलने के लिए अधिक साधन नहीं थे। वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे। मतलब जो भी कुछ मिल जाएगा, लकड़ी का टूटा फूटा जो भी है, उससे ही खेल खेलते थे, उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन थे। आज 3 वर्ष की उम्र होते ही बच्चों को नर्सरी में भर्ती करा दिया जाता है। आज के बच्चे वीडियो गेम, टीवी, कंप्यूटर, शतरंज आदि खेलने में लग जाते हैं। फिर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, कार्टून आदि में अपना समय बिता देते हैं। ठीक है, तो आज मोबाइल का युग है, इसलिए इस पाठ को आपको पूरा पढ़ना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।